Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. हम बात करेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क की, फुट एंड माउथ डिसीज, इंडो-बर्मीज पैंगोलिन, WMO, that is World Meteorological Organization, and energy transition in India. So this you can connect with your GS paper 3 and rest other prelims के perspective से important है. So we'll discuss one by one and you will get the picture clarity of it. You can trust the content that is being shared with you. Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. We are offline and we are online as well. So let others know. Comment section आपके पास है. You can share your feedback also and mark your attendance. एक thumbs up like section आपको दिखेगा बटन, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपकी attendance mark हो जाएगी. And subscribe to the channel so that you get the notification of every session that gets published. अब जो न्यूज में है वो है ये डेजर्ट नेशनल पार्क. एटलीस्ट 12 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स यहाँ पर स्पॉट करे गए हैं इन दिस पार्क. राजस्थान के अंदर है एंड इट इज अ वेरी मेजर बूस्ट टू द एफर्ट्स जो लगाए गए हैं टू कंजर्व इंडियाज वन ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो ये स्पीशीज आप पढ़ेंगे, आपका होमवर्क है, पर मैं आपको आज डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगी. लेकिन इसी के साथ साथ राजस्थान पूरा घूमना है आपने और राजस्थान में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं यू हैव टू कवर. ठीक है. सो अब बाकी जो जो नेशनल पार्क, अब क्या करो आप लोग, एक ऐसा मैप बना लीजिए और मैप में जो भी नेशनल पार्क न्यूज में आता है वो वहां मार्क कर दीजिए. सो वो आपका करंट ओरिएंटेड मैप बन जाएगा. साथ ही साथ अब सिर्फ राजस्थान का न्यूज में आया तो वो देख के चले जाए, नहीं, बाकी सारे भी आपको देखने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये अरेंजमेंट यू हैव टू लुक. अब रही बात डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो थार डेजर्ट में ये लोकेटेड है, जैसलमेर के पास पड़ता है. वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कंट्री का, जो कि एरिया कवर करता है ऑफ 3160 स्क्वायर किलोमीटर. ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही हॉट और एरिड रीजन है. ये बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर होती है, सैंडी है, टेरेन भी अनड्यूलेटिंग है. और अगर आपने लैंडफॉर्म चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा मेजर लैंडफॉर्म यहाँ पर आपको क्रैगी रॉक्स और सॉल्ट लेक बॉटम्स, बेसिकली फिक्स्ड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड सैंडी जैसे हम देखते हैं राजस्थान, तो वैसा ये है. सैंड ड्यून्स जो है वो कम से कम 20% इस पार्क का बनाते हैं. और यहाँ पे 3 मेन लेक्स हैं, ये पदम, राजभोग एंड मलिक, ये लेक्स हैं कुछ जो आप याद में रख सकते हो. और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस नेशनल पार्क इज द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स यहाँ पर. फ्रॉम विच पीरियड? जुरासिक पीरियड. वेजिटेशन यहाँ जो है मेजर पार्ट एरिड रीजन का है, तो इट ऑब्वियसली इट फॉल्स अंडर द थॉर्न फॉरेस्ट. वेजिटेशन इज क्वाइट स्पार्स. ओपन ग्रासलैंड्स हैं, थॉर्नी बुशेस हैं, प्लांटेशंस हैं, ड्यून्स हैं, धोक, सलाई, पाम ट्रीज, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी. खेजरी इज कॉमनली फाउंड, जो कि लोकल कम्युनिटी, जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो स्पेशली दैट लोकल कम्युनिटी, इट प्रोटेक्ट्स दैट एंड इट इज रिवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय देम. रही बात प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो वाइल्ड लाइफ में आपको चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, बंगाल फॉक्स और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है. एंड रेप्टाइल्स में मॉनिटर लिजर्ड, सॉ स्केल वाइपर, रसल वाइपर, ये कुछ स्पीशीज हैं. एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि अच्छा नॉर्थ में ऐसी स्पीशीज मिलती हैं, साउथ में ऐसी मिलती हैं. यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ इट. ठीक है. एग्जाम के लिए इतना भी कर लोगे तो काफी है. एंड वेजिटेशन तो आपका पार्ट ज्योग्राफी सेक्शन में भी आता है और एनवायरनमेंट से भी लिंक करता ही है. अच्छा, पॉलिटी में इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, सो देयर यू हैव दिस कोर्स फ्री अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर एवरी थिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी बहुत सी अलग अलग सीरीज चल रही हैं प्लेटफॉर्म पे, टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज. इसीलिए कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन. जर्मनी ने एक्सपीरियंस किया है पहला आउटब्रेक ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज इन नियरली 40 years दैट इज अफेक्टिंग द वाटर बफेलो नियर द बर्लिन. तो हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिसीज की. ये एक वायरल कॉन्टेजियस, हाईली कॉन्टेजियस डिसीज है. लाइफ स्टॉक्स जैसे बफेलोज हैं उनको होती है, कैटल को, स्वाइन को, शीप, गोट्स, तो बेसिकली ये डिसीज इनको अफेक्ट करती है. एंड हॉर्स, डॉग्स और कैट्स को अफेक्ट नहीं करती है. इस डिसीज के अंदर जो इंटेंसिवली रियर्ड एनिमल्स हैं दे आर मोर सस्केप्टेबल देन द ट्रेडिशनल ब्रीड्स. ये एक ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिसीज है दैट डीपली अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डिस्टर्ब्स द इंटरनेशनल ट्रेड इन द एनिमल एंड एनिमल
प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, अगर आपने साल 2 साल पहले की बात है कि इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी उसमें गिरावट हुई थी, एंड वन ऑफ द रीजन वाज दिस डिसीज ओनली। तो फुट एंड माउथ डिसीज ऐसी ही है, ये ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिसीज है, मतलब ये इजीली इट कैन ट्रांस बाउंड्री, it can easily cross the borders, it can spread between the countries। livestock की production highly impact होती है, regional trade, international trade जो फिर milk products and animals and products के अंदर होता है, तो livestock की production भी disrupt होती है। मेनली कॉमनली ये जो डिसीज है, इट इज एस्टिमेटेड टू सर्कुलेट इन 77% ऑफ द लाइवस्टॉक पॉपुलेशन, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, एशिया में और कुछ साउथ अमेरिका के अंदर। इट इज नॉट अ ह्यूमन हेल्थ और फूड सेफ्टी थ्रेट। तो ये दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि ये हैंड, फुट और माउथ डिसीज से रिलेटेड नहीं है, विच इज अ माइल्ड इलनेस। मतलब इज इट डेंजरस टू ह्यूमंस? नो, इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, राइट ना। इसके अंदर होता क्या है, देर इज अ वायरस विच बिलोंग्स टू पिगॉनविडे फैमिली। सो एप्थो वायरस है, उसके 7 स्ट्रेन्स हैं। अब आपको ज्यादा बायोलॉजी के अंदर नहीं जाना है, बट इतना याद में रख लो कि दैट इज अ वायरल डिसीज, और जो मोस्ट कॉमनली जो क्लोवन हुफ्ड एनिमल्स होते हैं उनको ये होती है। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स ऑल्सो, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स ट्रेड। इट इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमंस। इनका जो इस डिसीज का जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के ऊपर। अच्छा, अगर ऐसा है कि अगर कोई देर इज इम्यूनिटी टू वन टाइप, तो आपको क्या बाकी से यू विल बी इम्यून टू? तो ऐसा नहीं है। एनिमल्स दैट रिकवर फ्रॉम वन टाइप और सब टाइप ऑफ दिस वायरस, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड कि उनको दूसरा टाइप नहीं हो सकता। इसका मतलब जो वैक्सीनेशन है और जो रिकवरी है, दैट इज ओनली वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक वायरस टाइप। और अगर न्यू आउटब्रेक आया तो इट मे रिक्वायर अ स्पेसिफिक वैक्सीन। ट्रांसमिशन ऐसे होता है जैसे कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, उनका सलाइवा है, मिल्क है, यूरिन है, फिशेस, सो बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स से ये फैल सकता है। एंड जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वायरस इनटू द एयर ऑल्सो, जो बाकी एनिमल्स को थ्रू ब्रीदिंग इफेक्ट कर सकता है। दे इफ दे ईट द कंटामिनेटेड फूड ऑल्सो। यंग एनिमल्स जो है वो स्पेशली रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि ये डिसीज जो है दैट कैन कॉज डेथ इन देम ऑल्सो, राइट। अच्छा, इसमें सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, ये तो आई हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ व्हाट अबाउट सिम्टम्स के अंदर यहाँ पर फीवर होगा, ब्लिस्टर लाइक सोर्स होंगे टंग पे, लिप्स पे, माउथ पे, and they can result in basically the blister bursts na, they can cause painful wounds, so animal may become lame, difficulty will be there in the walking, unwilling to move or eat, excessive saliva आएगा, there is loss of appetite, weight and growth retardation भी होगी, milk production में गिरावट हो जाएगी, जो कि it may not fully recover, even animal gets better also. Now impact, obviously it is causing production loss also, right? And although ऐसा है that most animals survive, but this disease can leave them like weak, and they affect the overall health and the usefulness to the farmers also. ये foot and mouth disease पहली disease थी for which World Organization for Animal Health established official status recognition. This set up a system to officially recognize and monitor this disease. ये जो recognition है, it is helping to make coordinated efforts to control this outbreak, to prevent this outbreak. And vaccines are available, लेकिन vaccines जो है they must be carefully chosen depending upon, मैंने आपको बताया था ये टाइप है, ये सब टाइप है वायरस का, उसके बेसिस पे, ठीक है। इनकी बात करनी है, ये सर काफ़ी फेमस हैं, पैंगोलिन इनका नाम है, और रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है दिस पैंगोलिन स्पीशीज, इंडो बर्मीज पैंगोलिन है। ये हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं, अपने स्केल्स के लिए बहुत फेमस रहते हैं। इट इज़ अ न्यू स्पीशीज मैनिस इंडो बर्मानिका ऑफ पैंगोलिन। ये नई स्पीशीज है जो कि देखो 2 पैंगोलिन होते हैं, एक चाइनीज पैंगोलिन और एक इंडियन पैंगोलिन, ठीक है। सो दिस स्पीशीज इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट from them, so that is also a point that you need to remember. Now this Indo-Burmese pangolin is a new species. It is genetically different from these Chinese and the Indian pangolin one. Now genetic study ये कहती है that Indo-Burmese pangolin is 8% different from the Chinese one, ठीक है। And it became distinct from the Chinese pangolin about 3.4 million years ago, maybe because of certain climatic and geological changes during that period.
नाउ वेयर इज इट फाउंड? अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आसाम, यहाँ पर ये फाउंड होते हैं। एल्टीट्यूड बेसिकली 180 से 180 टू 1830 मीटर्स के एल्टीट्यूड रेंज पे ये अबव द सी लेवल दे आर फाउंड। डार्क ब्राउन है, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ब्राउन स्केल्स होते हैं इन पे, पिंकिश सा फेस है, टिपिकल ऑफ द अदर एशियन पैंगोलिन्स। और जनरल बात करते हैं पैंगोलिन्स की। पैंगोलिन्स वो मैमल्स हैं दैट आर फाउंड इन अफ्रीका, एशिया। इनकी 8 अलग अलग स्पीशीज हैं, जिसमें 4 अफ्रीका के अंदर है और 4 एशिया में है। ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि जो इनके ये इकलौते ऐसे मैमल्स हैं दैट आर कवर्ड इन, दे हैव दिस लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्केल्स, राइट, जो ये अपने एक आर्मर की तरह भी यूज करते हैं। आपने पिक्चर देखी हो, सो दे कर्ल अप इनटू अ बॉल जब कोई प्रेडेटर आ जाता है तो वहां पर उनसे बचने के लिए, राइट। दे ईट एंट्स, टर्माइट्स, अपने लॉन्ग स्टिकी टंग्स को यूज करते हैं टू कैप्चर द इंसेक्ट्स ऑल्सो। दे आर अडेप्टेड फॉर डिगिंग, दे क्रिएट बरोज और वहीं पर ये रहते हैं। ये मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है ड्यू टू देयर स्केल्स ओनली। ट्रेडिशनल मेडिसिन में और लग्जरी आइटम्स में बहुत यूज किया जाता है इनका स्केल, ठीक है। देखो ये जो बातें हैं ना, ये अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इट्स जस्ट अ केक वॉक। यस इट इज, बट अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूलते चले जाओगे। January has started. Those who are preparing for 2025, this is the time जहाँ पर आपको complete prelims oriented हो जाना है अब। And for the one who are preparing for 2026, best time, whenever you start, that is the right time. Start your preparation, work on it. अभी you can cover your optional along with your mains, plus daily ये 5 MCQs you can cater to, ठीक है। लाइक ऐसा होना चाहिए कि मई तक, अब ये 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है ना, इस तक आप अपना ऑप्शनल रेडी रखें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल ऑल्सो। देन मई टू नवंबर यू कैन वर्क फॉर योर मेन्स, एंड फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स यू कैन वर्क फॉर योर प्रीलिम्स। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। सी, हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। वट वर्क्स फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू, वट वर्क्स फॉर एक्स पर्सन माइट नॉट वर्क फॉर वाई पर्सन, एंड फॉर वट वर्क्स फॉर वाई may not work for Z. So have your strategy, listen to XYZ, जो भी आपको जिनको सुनते हो सुनो, but don't copy other strategy. Everybody can give you guidance, but जो आपको लगता है that suits best for me, go for that thing, ठीक है। Coming back, we were talking about this new article in the screen. World Meteorological Organization ने कहा है कि 2024 का जो ये साल रहा था, that was the warmest year on the record. So we'll talk about World Meteorological Organization. United Nation की एक specialized agency है that is responsible for promoting international cooperation in the fields of meteorology, hydrology, climatology and geophysics. 1950 में it was established. It is, ये International Meteorological Organization से it is originated. It was founded in 1873. ठीक है, so that is a very important prelims perspective point. Now what else? Job is, पता चल गया, global cooperation in all these areas: water, climate, earth science, weather. How does WMO, what does it do? एक यूएन की मेन वॉइस है ये ऑन मतलब टॉपिक्स लाइक अर्थ का एटमॉस्फेयर एंड वेदर, कि हाउ एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद द ओशन, क्लाइमेट पैटर्न इट क्रिएट्स, हाउ दीज अफेक्ट द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज. सो दिस ऑल इज द वर्क डन बाय द WMO. So it is United Nations System's authoritative voice on the state and the behavior of all these points. Now as far as their governance structure is concerned, World Meteorological Congress है जो कि सुप्रीम बॉडी है जिसके अंदर सारे मेंबर्स आते हैं. ये एटलीस्ट दे मीट एटलीस्ट एवरी 4 years. So very important point, they will write you कि अच्छा ये हर साल मीट करते हैं. नो, एटलीस्ट एवरी 4 years. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 36 मेंबर्स होते हैं जो हर साल मीट करते हैं. पॉलिसी इंप्लीमेंट काम करना इनका काम है. सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल दैट इज अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस फॉर वही 4 year टर्म के लिए सेक्रेटरीट होते हैं. मेंबर इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, 187 मेंबर स्टेट्स और 6 टेरिटरीज. एंड हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. इंडिया शोज द वे ऑन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ व्हाटएवर आई विल से ना, मेक योर
nodes. ठीक है. We'll talk about this article in detail, covering every aspect, every. जब भी आप एनर्जी एवोल्यूशन की बात करोगे तो क्या बात करोगे? इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है पहले वो बताओगे, हम क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं वो बताओगे, what can be the challenge, what are the challenges and what can be the solution. These are the three things. So we'll talk about each part. इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन, इश्यूज, सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड. पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट. इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर एक रोशनी डालते हैं. प्लीज डू राइट, आई एम सेइंग इट अगेन. देखो, जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं, हम उसमें एक मेजर चेंज ला रहे हैं. वी ऑल नो दैट कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, सोलर पावर, विंड पावर. एंड व्हाट वी आर डूइंग इन दिस डोमेन, we are decentralizing the energy solutions. We are doing that. What else we are doing? Companies and the groups like Global Energy Alliance for People and Planet, they are working in India to make sure the energy grid can handle more renewable energy. So you are going for energy storage. Obviously बन रही है तो you have to go for energy storage also to tackle the intermittency. What else? India wants कि 30% जो हमारे vehicles हैं वो electric vehicles हो जाएं by 2030. Pollution कम हो, oil पे dependence कम हो. So you are going for electrifying transportation. Yes. What else? India is leading in the world in solar energy. So you are playing a global leadership role also. है ना, इन रिन्यूएबल एनर्जी. COP29 में इंडिया इज पुशिंग फॉर फेयर एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो. सी व्हाइल इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मोर रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल सही है, बट वी स्टिल नीड कोल पावर फॉर द टाइम्स व्हेन द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी हैव दिस मच ऑफ पॉपुलेशन. कोल का शेयर इन इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो गिरा है, बिलो 50% हुआ है, बट स्टिल टू एंश्योर स्टेबिलिटी इट इज स्टिल प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. वी आर इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स. एलईडी बल्ब उजाला स्कीम हमने कल ही डिस्कस करी थी. वी आर हार्नेसिंग ऑफशोर एनर्जीज. प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लीजिए, बिग कंपनीज लाइक दीज अडानी ग्रुप्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो. सो इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द एनर्जी सेक्टर. वी हैव गिवन पॉइंट्स. गवर्नमेंट भी, प्राइवेट कंपनीज भी, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर. बट भैया, देयर आर इश्यूज. नाउ व्हाट आर दोज इश्यूज? लेट make another heading and have 5 points. First point, sometimes there are blackouts. Maharashtra faces power blackouts because the grid can't handle the growing demand also. Storage issues. Currently India can store only 33 megawatt of energy, but it produces much more than that from renewable sources, so that is an issue. Now even though India is increasing the use of the renewable energy, but coal, मैंने आपको बताया, it is still the major source of power. So dependency on coal है जो हम कम करेंगे. But at the same point of time, renewable energy में जब आपको switch करना है तो require a lot of money. India needs $10.1 trillion to reach its goal of net zero emissions by 2070. But there is inadequate financial support. That is also a point. देखो, अनइक्वल एक्सेस टू एनर्जी भी है. यू कैन मेक दिस पॉइंट कि एनर्जी डिस्पैरिटी भी एक इशू है. एनर्जी डिस्पैरिटी इज अ इशू, राइट. फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ जाते हैं और लैंड एक्विजिशन का भी कंसर्न आ जाता है. सो व्हाट कैन बी डन? Transitioning to green hydrogen. Green hydrogen is made how? Using renewable energy and can be used in industries like steel, cement, transport, and Indian government has introduced green hydrogen mission also. We are working on it. Domestic manufacturing को और promote करते हैं, है ना. Focus on
just energy transition. Some part of India is rely heavily on coal for energy. So coal dependent states may we have to work more, right? Waste heat recovery. Many industries जैसे सीमेंट है, स्टील है, they produce a lot of waste heat. वो heat capture कर सकते हो to generate energy. So things like these can be done. Now there can be other number of points जो आप अपने points निकाल सकते हैं and you can use in your answers. Comment section में भी बताइए so that everybody can take the use of it. And you will get 4, other one person will get 4, तो 8 points आपके और हो जाएंगे. So इसलिए comment section में share भी किया करें. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.